आज की क्लास में हम कलर रिप्लेसमेंट टूल पे बात करने वाले हैं। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, कलर रिप्लेसमेंट टूल को हम किसी भी ऑब्जेक्ट के कलर को चेंज करने के लिए यूज करते हैं। आई एम मुबीना बारी और यहाँ मैंने 6 डिफरेंट इमेजेस ली हैं ताकि आपको कलर रिप्लेसमेंट टूल के तमाम ऑप्शन अच्छे से बता सकूं। मैं ब्रश टूल के फ्लाई आउट में आऊं तो यहाँ 3rd नंबर पे मेरे पास कलर रिप्लेसमेंट टूल मौजूद है। इसकी शॉर्टकट की भी है। मैं इस पे क्लिक करके कलर रिप्लेसमेंट टूल को एक्टिव कर लेती हूँ। जब मैं कलर रिप्लेसमेंट टूल को एक्टिव करती हूँ तो मेरे पास ब्रश ही आता है जिसकी मदद से हम इस टूल को यूज करते हैं। तो ब्रश टूल को कैसे यूज करना है, इसके साइज को कैसे छोटा बड़ा करना है, वो मैं अपनी ब्रश टूल वाली क्लास में आपको बता चुकी हूँ। अगर तो आप मेरे कंप्लीट कोर्स को फॉलो करते हुए आ रहे हैं तो आप वो ऑप्शन अच्छे से देख चुके होंगे। लेकिन अगर आपने ब्रश टूल वाली क्लास नहीं देखी तो आप देख सकते हैं, ताकि ब्रश के साइज को छोटा या बड़ा करने और या एक्स्ट्रा अगर आप कोई सेटिंग करना चाहते हैं तो उस सेटिंग को अप्लाई करने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद मैं इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ आऊँ तो सबसे पहले मोड है। मोड को बताने से पहले मैं आपको सैम्पलिंग ऑप्शन बताऊंगी। सैम्पलिंग को लेकर हमारे पास यहाँ 3 ऑप्शन मौजूद है: कंटिन्यू सैम्पलिंग, सैम्पलिंग वंस और सैम्पलिंग टू बैकग्राउंड स्वॉचेस। जब हम सैम्पलिंग वंस लेते हैं तो ये एक ही सैंपल उठाता है जब हम फर्स्ट टाइम क्लिक करते हैं। अगर मैं आपको ब्रश दिखाऊं तो इसके दरमियान में आपको प्लस आइकन नजर आ रहा है। जब आप क्लिक करेंगे जहां पे वो प्लस आइकन होगा ये वहां से सैंपल उठाएगा, ना कि पूरे सर्कल में से। आपके सर्कल में एक्स्ट्रा जितने भी कलर हों उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाज़-औक़ात कोई कम्प्लेक्स आर्टवर्क होता है, उसमें काफी सारे कलर एक दूसरे के क्लोज मौजूद होते हैं, तो सर्कल में कितने कलर आ रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता। प्लस आइकन जहाँ पे होगा वहां पे जो कलर होगा ये उसका सैंपल उठाता है। और अगर हम सैंपल वंस करते हैं तो एक ही सैंपल उठाता है, उसके अलावा ये किसी कलर पे काम नहीं करता। तो मैं पहले यहाँ पे सैम्पलिंग वंस कर देती हूँ और सैम्पलिंग वंस करने के बाद मैं यहाँ पर कोई और कलर ले लेती हूँ। मैं यहाँ ब्लू कलर ले लेती हूँ और ब्लू कलर लेने के बाद मैं यहाँ रेड कलर पे क्लिक करके इसको ड्रैग करूंगी। ड्रैग करने के बाद आप देखें जैसे ही मैं येलो कलर पे आ रही हूँ कोई चेंजिंग नहीं आ रही, ब्राउन कलर पे कोई चेंजिंग नहीं आ रही, लेकिन मैं रेड कलर पे आती हूँ तो ये कलर फिल कर रहा है। उसके बाद मैं अगर ग्रीन पे आती हूँ यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं है, और अगर मैं रेड पे आती हूँ दोबारा इसने इसमें कलर फिल करना शुरू कर दिया। और अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो यहाँ पे भी ये कलर फिल नहीं कर रहा, ये जस्ट उसी कलर में कलर फिल करेगा जिसका हम सैंपल लेंगे, उसके अलावा ये कलर फिल नहीं करेगा। मैंने यहाँ जितनी भी वर्किंग की उसमें मैंने अपने प्रेस को नहीं छोड़ा। अगर आप प्रेस छोड़ देते हैं और दोबारा क्लिक करते हैं तो ये नया सैंपल उठाएगा, इसलिए सैंपल वंस लेकर आपको क्लिक छोड़े बगैर तमाम एरिया में क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक छोड़कर दोबारा क्लिक करेंगे वो नया सैंपल उठा लेगा, लेकिन वही एक सैंपल के साथ वो नेक्स्ट वर्किंग करेगा। मैं कंट्रोल Z कर देती हूँ और उसके बाद कंटिन्यू सैम्पलिंग पे आ जाऊंगी। कंटिन्यू सैम्पलिंग पे आने के बाद अब मैं यहाँ रेड कलर पे क्लिक करूंगी। रेड कलर पे क्लिक करने के बाद मैं इस कलर में कलर फिल कर रही हूँ। अब आप देखें मैं येलो कलर पे आऊंगी तो आप देखें इसने येलो कलर पे भी ब्लू कलर फिल कर दिया। एक्यूरेट कलर नहीं आता, जो हमने सिलेक्ट किया हो, जो कलर हमारे पास होता है उसी के अकॉर्डिंग कलर आ रहा होता है। अब मैं ब्राउन कलर पे आई हूँ तो इसने उसका सैंपल उठा लिया। उसके बाद मैं ग्रीन पे आऊंगी तो ये इसका सैंपल उठा लेगा, आप देख सकते हैं। मैं फिर रेड पे आऊंगी, ये उसका सैंपल उठा लेगा। मैं पर्पल पे आऊंगी, ये उसको भी सैंपल को उठा लेगा। और इस टूल की एक अच्छी बात यह है कि मोस्टली अगर हमारे पास कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बैकग्राउंड नहीं है कि बैकग्राउंड और हमारा ऑब्जेक्ट मिलते जुलते हैं, तो ये बैकग्राउंड को बड़े अच्छे से डिटेक्ट कर रहा होता है और बैकग्राउंड पे मोस्टली कलर नहीं आता। अब आप देखें इसका बैकग्राउंड व्हाइट है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, इसको ड्रैग कर रही हूँ, अब मैं व्हाइट कलर पे आ रही हूँ तो ये व्हाइट कलर को एज ए सैंपल नहीं उठा रहा, ये ऑब्जेक्ट में से ही सैंपल उठा कर इसमें कलर फिल कर रहा है। मैं कंट्रोल Z कर देती हूँ। उसके बाद मैं सैंपल टू बैकग्राउंड स्वॉच पे आऊंगी। सैंपल टू बैकग्राउंड स्वॉच को जब हम सिलेक्ट करते हैं तो ये इस एरिया में मौजूद कलर नहीं उठाता जो हमारे ऑब्जेक्ट का बैकग्राउंड होता है, बल्कि बैकग्राउंड कलर को पिक करता है। हमें जो कलर चेंज करना होता है
उसे हम बैकग्राउंड में सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद ये उस कलर को चेंज करता है। तो मैं यहाँ से आई ड्रॉपर टूल लूंगी और जो कलर मैं पिक करूंगी, अगर मैं चाहती हूँ कि वो बैकग्राउंड में आए तो मैं ऑल्ट प्रेस करके जहाँ पे क्लिक करूँ वो कलर बैकग्राउंड में आ जाता है। अब बैकग्राउंड में मैंने ये वाला कलर सिलेक्ट किया है, उसके बाद मैं कलर सैंपलर टूल की तरफ आ जाऊंगी। अब आप देखिए, अगर मैं रेड कलर पे कलर कर रही हूँ तो इस पे कलर नहीं हो रहा, येलो कलर पे कोई कलर नहीं हो रहा, लेकिन जैसे ही मैं इस ग्रीन कलर पे आऊंगी ये इस पे कलर फिल करने लगेगा। आप देख सकते हैं, मैं इस पे आऊं कोई कलर फिल नहीं करेगा, यहाँ पे कोई कलर फिल नहीं करेगा। जो कलर आपने यहाँ बैकग्राउंड में सिलेक्ट किया होगा ये जस्ट उसी कलर को चेंज करेगा। मैं यहाँ से कंटिन्यू सैंपल पे क्लिक कर लेती हूँ और उसके बाद मैं इस इमेज को हाइड कर दूंगी, अपनी नेक्स्ट इमेज को शो कर दूंगी और उसके बाद मोड ऑप्शन की तरफ आऊंगी। यहाँ हमारे पास 4 ऑप्शन है, ह्यू, सैचुरेशन, कलर और ल्यूमिनिसिटी। तो अगर मैं ह्यू पे क्लिक करती हूँ, ह्यू भी कलर ही होता है और उसके बाद जब मैं कलर करूंगी जो कलर यहाँ पे होगा कलर तो वही फील होगा। मैं यहाँ से कलर चेंज कर लेती हूँ क्योंकि ऑलरेडी मेरे बर्ड में ब्लू कलर ही है, तो मैं यहाँ पे रेड कलर ले लेती हूँ। रेड कलर लेने के बाद अब मैं इसका कलर चेंज करूंगी। यहाँ पे ह्यू है और मैंने कंटिन्यू सैंपलिंग सिलेक्ट किया है और मैं यहाँ पर इस पे पेंट करना शुरू करूंगी। जिस एरिया का कलर मैं चेंज नहीं करना चाहती मैं उस पे प्लस आइकन नहीं लेके जाऊंगी। मेरा सर्कल वहां पे चला जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरा प्लस आइकन वहां पे नहीं जाना चाहिए। तो मैं इस तमाम एरिया को पेंट कर देती हूँ। तो आप देखें इसका कलर कुछ इस तरह से चेंज हो गया। यहाँ पे मैंने ह्यू सिलेक्ट किया था, उसके बाद मैं नीचे आऊं तो सैचुरेशन सिलेक्ट करूंगी। सैचुरेशन जब हम यहाँ सिलेक्ट करते हैं तो ये उसी कलर को थोड़ा मजीद इन्हांस कर देता है। जो कलर हमारे पास होता है उसी कलर की सैचुरेशन बढ़ जाती है। अब अगर मैं यहाँ पे पेंट करती हूँ तो आप देख सकते हैं कलर ज्यादा ब्राइट सा होके हमारे पास आ रहा है। उसके बाद मैं यहाँ से कलर ले लेती हूँ। जब हम यहाँ से ह्यू सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास कलर अप्लाई हो रहा होता है, लेकिन जब हम कलर सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास सैचुरेशन और ह्यू दोनों मिलकर यूज हो रहे होते हैं और हमारे पास थोड़ा ब्राइट सा कलर आता है। तो मैं यहाँ से कलर सिलेक्ट कर लूंगी। अब आप देखें जब मैं यहाँ पे पेंट कर रही हूँ तो आप देख सकते हैं मेरे पास इस तरह से रिजल्ट आ रहा है। अब ये कलर ब्राइट होके आया है। मैंने यहाँ पे कलर चेंज नहीं किया, यहाँ पे मेरा कलर रेड ही है, लेकिन जब मैंने ह्यू सिलेक्ट करके कलर किया है तो रिजल्ट इस तरह से आया है। जब मैंने सैचुरेशन सिलेक्ट की है तो रिजल्ट ये है और जब मैंने कलर सिलेक्ट किया है तो रिजल्ट ये है। यहाँ एक बात और आपकी क्लियर हो जाती है कि आप एक ही इमेज में मुख्तलिफ पार्ट्स में मोड चेंज करके काम कर सकते हैं। और उसके बाद आ जाती है लुमिनिसिटी। अगर मैं लुमिनिसिटी चेंज करती हूँ तो रिजल्ट कुछ इस तरह से आ रहा होता है, हमारा इमेज मजीद डल हो जाता है। यहाँ हम 2 मोड ज्यादा यूज करते हैं, ह्यू या कलर। अगर आपको इस तरह से थोड़ा डल सा रिजल्ट चाहिए तो आप ह्यू सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप इस तरह से थोड़ा ब्राइट रिजल्ट चाहते हैं तो आप कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन लुमिनिसिटी मोस्टली हम सिलेक्ट करके काम नहीं करते, मैं कंट्रोल Z कर देती हूँ। आप इसके अलावा भी अगर इसमें कोई कलर फिल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मैं यहाँ से अगर ग्रीन कलर सिलेक्ट करती हूँ और यहाँ से कलर सिलेक्ट करूं तो आप देखें हमारा ऑब्जेक्ट ग्रीन हो गया। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास लिमिट्स है और यहाँ भी हमारे पास 3 ऑप्शन है, डिसकंटिगुअस, कंटिगुअस और फाइंड एज। इनको बताने के लिए मैं इस इमेज को हाइड कर देती हूँ और इस इमेज को शो कर लूंगी। और शो करने के बाद मैं यहाँ से कंटिगुअस सिलेक्ट कर लेती हूँ। कंटिगुअस वर्ड को आप कंटिन्यू की तरह ले सकते हैं। जब आप कंटिगुअस सिलेक्ट करते हैं तो ये कंटिन्यू कलर को फॉलो करता है। अभी तक हमने जितना काम किया उससे आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ये सैंपल तो वहां से उठाता है जहां पे हमारा प्लस पॉइंट होता है, लेकिन कलर अप्लाई पूरे सर्कल के अंदर कर रहा होता है। लेकिन अगर हम कंटिगुअस सिलेक्ट करते हैं और जहां पे कलर ब्रेक हो जाता है, दरमियान में कोई और कलर आ जाता है, ये उस कलर को चेंज नहीं कर रहा होता। अगर हम डिसकंटिगुअस सिलेक्ट करते हैं तो ये एक जैसे कलर को पिक कर रहा होता है। यहाँ मैं सैंपल 1 कर देती हूँ और उसके बाद यहाँ पे कंटिगुअस है और ब्रश के साइज को थोड़ा बड़ा कर लूंगी। अब यहाँ पे ग्रीन कलर सिलेक्ट है। अब आप देखें मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी तो सर्कल के अंदर मजीद येलो कलर मौजूद है, लेकिन इसने जस्ट उतने कलर को फिल किया जितना कलर इन ब्लैक लाइंस के अंदर है, क्योंकि ब्लैक एरिया पे कलर ब्रेक हो जाता है। अब मैं इसको छोड़ देती हूँ। यहाँ ब्लैक एरिया की वजह से कलर
ब्रेक हो गया, इसकी कंटिन्यूटी खत्म होगी, ये कंटिन्यू इतने एरिया में है, उसके बाद इसकी कंटिन्यूटी खत्म हो जाती है। और दूसरे बॉक्स में इवन के येलो कलर मौजूद था, लेकिन इसने उस कलर को चेंज नहीं किया। मैं कंट्रोल Z कर देती हूँ और उसके बाद यहाँ से डिसकंटिगुअस पे क्लिक करूंगी। अब मैं यहाँ से सैंपल लूंगी और जैसे ही क्लिक करूंगी तो इस सर्कल के अंदर जितने भी बॉक्सेस में येलो कलर है वो चेंज हो जाएगा। आप देखें, अब आप देखें सैंपल के अकॉर्डिंग उसने तमाम कलर को चेंज किया। इवन के उनके दरमियान ब्लैक लाइन मौजूद थी, ब्लैक लाइन की वजह से उनकी कंटिन्यूटी खत्म हो रही थी। यहाँ से आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक कंटिगुअस या डिसकंटिगुअस सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास फाइंड एज है, तो मैं इस इमेज को हाइड कर देती हूँ और एक और इमेज शो कर लेती हूँ। यहाँ मैं कलर चेंज करके रेड कर लेती हूँ कि मैं इसको थोड़ा सा जूम भी कर लेती हूँ और यहाँ से डिसकंटिगुअस सिलेक्ट है, सैंपल 1 सिलेक्ट है मेरा। और उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी। इससे पहले मैंने जितने इमेजेस पे काम किया उनको मैंने रास्टराइज किया हुआ था, लेकिन इस इमेज को रास्टराइज नहीं किया था, तो इस पे मेरे पास मैसेज आ गया ये ऑप्शन रास्टराइज इमेजेस पे काम करता है। और अगर आपने उनको रास्टराइज नहीं किया तो आपके पास मैसेज आ जाता है, आप यहाँ से ओके कर दे तो ये इमेज रास्टराइज हो जाती है। उसके बाद मैं यहाँ पर पेंट करना शुरू करूंगी। तो मैं मजीद जूम करके आपको दिखाऊं तो इसने यहाँ जो ब्राउन कलर हमारे पास आ रहा था इसके आउटर एरिया का, उसमें भी ये कलर ऐड कर दिया। मैं कंट्रोल Z कर देती हूँ। लेकिन अगर हम यहाँ से फाइंड एज करते हैं तो ये एजेस को ज्यादा अच्छे से फाइंड करेगा और एजेस में कलर नहीं आएगा। आप देख सकते हैं अब मैं जब कलर कर रही हूँ तो मेरे एजेस में कलर नहीं आ रहा। आप देख सकते हैं ये एजेस को ज्यादा अच्छे से फाइंड कर रहा है और उनमें कलर नहीं आ रहा। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कलर के एजेस मौजूद होते हैं। हमारे ऑब्जेक्ट और एजेस के कलर में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, तो बहुत चांस होता है कि उन एजेस में कलर आ जाए अगर आप कंटिगुअस या डिसकंटिगुअस रखते हैं। लेकिन अगर आप फाइंड एज करते हैं तो ये एजेस को अच्छे से फाइंड करता है और उनमें कलर नहीं आता। मैं अपने पेज को नॉर्मल कर देती हूँ। मैं इस इमेज को हाइड कर दूंगी और एक और इमेज ले लेती हूँ। दोबारा कलर रिप्लेसमेंट टूल लूंगी और उसके बाद टॉलरेंस है। जब हम टॉलरेंस कम करते हैं तो जो सैंपल हम लेते हैं ये एग्जैक्ट उसी कलर पे काम करता है, उससे मिलते जुलते पिक्सेल्स में कलर नहीं कर रहा होता, इवन के शेड में बहुत थोड़ा डिफरेंस ही क्यों ना हो। और अगर हम टॉलरेंस ज्यादा करते हैं तो ये मिलते जुलते शेड पर भी काम करने लगता है। जैसे अगर मैं यहाँ से टॉलरेंस 1 कर देती हूँ, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी, ओके करके इसको रास्टराइज कर लेती हूँ, ब्रश साइज को छोटा कर लूंगी और यहाँ पे क्लिक करूं तो अब आप देखें क्योंकि इस पेंसिल में ग्रेडियंट कलर मौजूद है तो जहां पर उसे मिलता जुलता शेड नजर आ रहा है ये जस्ट उतने एरिया में कलर फिल कर रहा है, उसके अलावा कलर फिल नहीं कर रहा। इसको मैं कहीं पे भी लेके जाऊं ये कोई कलर फिल नहीं कर रहा, जस्ट उसी येलो सैंपल को उठाकर ये कलर फिल कर रहा है। मैं कंट्रोल Z कर देती हूँ और उसके बाद मैं टॉलरेंस 100% कर देती हूँ। जब हम टॉलरेंस ज्यादा करते हैं तो ये काफी ज्यादा मिलते जुलते शेड को भी पिक करता है। तो मैं यहाँ इसी येलो कलर को एज ए सैंपल लूंगी। उसके बाद अगर मैं इसे ऑरेंज कलर पे लेके आऊँ तो ये कलर इससे मिलता जुलता है, ये उसको भी पिक कर रहा है। ये रेड कलर पे भी इफेक्ट डाल रहा है। हाँ, मैजेंटा कलर को चेंज नहीं कर रहा। मैं दोबारा यहाँ पे ड्रैग करके ग्रीन पे लेके आऊँ तो ये ग्रीन को भी चेंज कर रहा है क्योंकि ये ग्रीन भी इनसे मिलता जुलता लाइट ग्रीन शेड है। हाँ, सयान कलर में ये कोई चेंजिंग नहीं कर रहा, ये इन 4 ऑब्जेक्ट पे चेंजिंग कर रहा है। उसके बाद मैं टॉलरेंस को 50% कर देती हूँ और यहाँ से सैंपल लूंगी। उसके बाद मैं इस ऑरेंज कलर पे आऊंगी, इसने इसमें चेंजिंग की लेकिन रेड कलर में चेंजिंग नहीं की। उसके अलावा ग्रीन कलर पे बहुत थोड़ी चेंजिंग की। अगर टॉलरेंस मजीद कम करूंगी तो ये इस ग्रीन कलर में भी चेंजिंग नहीं करेगा। तो 25 to 30 ज्यादा बेस्ट रहती है टॉलरेंस, लेकिन अगर आप अपने जरूरत के मुताबिक इसे कम ज्यादा करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं इस इमेज को यहाँ से हाइड कर दूंगी और अपनी नेक्स्ट इमेज को शो कर लेती हूँ और इस इमेज को यहाँ पर जूम कर लूंगी और वापस कलर रिप्लेसमेंट टूल पे आऊंगी। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास एंटी एलियास है। जब हम ब्रश अप्लाई करते हैं अगर यहाँ पे चेक नहीं होता तो उसमें एंटी एलियास ऑन नहीं होते। अगर चेक होता है तो जो ब्रश अप्लाई हो रहा होता है उसमें एंटी एलियास मौजूद होते हैं। तो मैं यहाँ से चेक हटा दूं और हटाने के बाद यहाँ से कलर रिप्लेसमेंट टूल लूंगी और कलर रिप्लेसमेंट टूल लेने के बाद अब अगर मैं यहाँ पे ड्रैग करती हूँ तो आप इसके कॉर्नर देख सकते हैं, कॉर्नर स्मूथ नहीं है। उसके बाद मैं यहाँ से एंटी एलियास ऑन करूंगी। दोबारा अगर यहाँ पे ड्रैग करती हूँ
मैं मज़ीद जूम करके आपको दिखा देती हूँ। जहाँ पे हमने एंटी एलियाज ऑन नहीं किए वो रिज़ल्ट कुछ इस तरह से आ रहा है, और जहाँ पे एंटी एलियाज को ऑन किया है वो रिज़ल्ट इस तरह से है। मैं अपने पेज को नॉर्मल कर देती हूँ। मैं कंट्रोल-C करके इस कलर को यहाँ से ख़त्म कर देती हूँ। यहाँ कोई और कलर ले लेती हूँ। मैं यहाँ पर पर्पल कलर सेलेक्ट कर लेती हूँ, और पर्पल कलर सेलेक्ट करने के बाद अगर मैं इसके कंप्लीट ड्रेस का कलर चेंज करना चाहूँ तो कर सकती हूँ। मैं यहाँ से कलर रिप्लेसमेंट टूल लूँगी और यहाँ पे कंटिन्यू सैंपल करूँगी। टॉलरेंस को 50 कर देती हूँ और उसके बाद यहाँ पर ड्रैग करूँगी। अब आप देखें सर्कल बाहर चला भी जाए तो बाहर कलर फिल नहीं हो रहा, प्लस आइकन बाहर नहीं जाना चाहिए क्योंकि कंटिन्यू सैंपल सेलेक्ट है। अगर ब्रश बाहर की तरफ जाएगा किसी ऐसे एरिया में जहाँ ब्लू के अलावा कोई और कलर है तो ये वहाँ पे कलर फिल कर देगा। अब आप देखिए उसने कलर को कितने अच्छे से चेंज कर दिया और बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा कि इस गर्ल ने इससे पहले ब्लू ड्रेस पहना था। उसके बाद एंगल है, अगर आप राउंड के अलावा कोई ब्रश लेंगे तो यहाँ से उसका एंगल चेंज कर सकते हैं। और ये पेन प्रेशर का ऑप्शन है जो कि ग्राफिक टैबलेट के साथ यूज होता है, माउस के साथ हम इसको यूज नहीं कर सकते। आई होप आपको कलर रिप्लेसमेंट टूल की अच्छे से समझ आ गई होगी और आप इसको बहुत अच्छे से यूज कर पाएंगे।